तो ऐसे ही किसी ने, आप जैसे व्यक्ति ने मुझे एक सेकेंड हैंड साइकिल बताई 260 रुपए की। 260 रुपए की साइकिल थी पुरानी, और वो मैंने उसे 260 रुपए देके साइकिल ले ली। साइकिल पहले ही दिन मैंने चलाई और दूसरे दिन उसका जो हैंडल का कॉलम था वो टूट गया। दूसरे दिन ही टूट गया, बड़ा दुख हुआ होगा। बड़ा दुख हुआ, पर कोई बात नहीं। साइकिल मिस्त्री थे अपना मुन्ना लाल जी यहीं। अच्छा, जो आज भी है? आज भी हैं। जब भगवान बुद्ध अंगुली माल डाकू से मिले, अंगुली माल का ये कृत्य था कि जो लोग भी उस रास्ते से निकलते थे वो उनको लूट लेता था और उनकी उंगलियां काट के अपने गर्दन में फंसा लिया करता था। सही बात है, बिल्कुल। तो ये हमने कक्षा 4 में पाठ पढ़ा था। ये हमारे जहन में था कि कभी भी जीवन की कोई गलत कमाई अपने परिवार अपने इस्तेमाल नहीं करनी है, अपने मेहनत का पैसा इस्तेमाल करना है और वो परिवार जरूर तरक्की करता है और मेहनत का पैसा हमेशा बरकत करता ही करता है। नहीं, देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका जीवन काल हर एक उस व्यक्ति के लिए सीख है जिसने अपने आप के और अपने परिवार का निर्माण किया है और संघ में स्थापित किया है। अभी मोदी सरकार ने दलितों के हित में क्या क्या कार्य किया है? देखिए, मोदी सरकार ने 2016 में एक नेशनल NSIC के थ्रू एक SC/ST हब की स्थापना की थी अगस्त 2016 में, और उसकी स्थापना का उद्देश्य था माननीय मोदी जी का कि जितने भी SC/ST व्यापारी हैं उन सब को व्यापार में मदद के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिया। उसमें सारी स्कीमों, जितनी भी स्कीम हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है और टेंडर पार्टिसिपेट के लिए भी उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, टेंडर पार्टिसिपेट भी कराया जाता है। तो एक बड़ी योजना मेरे नज़र में वो सबसे बड़ी थी और मोदी सरकार ने उस डिपार्टमेंट को बना के कहीं ना कहीं जितने भी दलित व्यापारी थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, उनके उद्धार के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, बड़ा कदम उठाया है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा। कैसा काम चल रहा है आपके द्वारा आपके क्षेत्र में? ये समझ लीजिए, जब मैं चुनाव जीता था उस समय मेरे वार्ड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और काम की स्थिति तो ये है कि आज आगरा में नगला जीता वार्ड 37 का नाम है क्योंकि माननीय महापौर जी द्वारा स्मार्ट बस्ती योजना के तहत मुझे एक बड़ी फंड, एक धनराशि उस वार्ड के विकास के लिए दी गई। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने मेयर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब राजनीतिक करियर को हम बाद में डिस्कस करते हैं आपके साथ, पहले हम आपके जीवन के बारे में पूछते हैं। आपके जो शुरुआती दिन थे, आपके क्षेत्र के बुजुर्ग लोग बताते हैं उस समय पे काफ़ी गरीब आप लोग थे और धीरे धीरे अपने आप को समेटते हुए आगे बढ़े, वो स्थिति क्या थी? इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआती के जो दिन थे वो बेहद ख़राब थे हम लोगों के, पर उसमें एक चीज़ और है कि हमारे पिताजी की काफ़ी बड़ी फैक्ट्री जूते की हुआ करती थी, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था उनका, और उससे पूर्व में भी हमारे दादाजी ने भी इस यूनिट को चलाया है। तो जब हम लोगों ने होश संभाला था तो उस समय हमारे पिताजी का कारोबार ख़राब हो चुका था और कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी जब हमने अपने आप को संभाला। और मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था जी, तो उस दौरान हम लोगों की स्थिति बड़ी ख़राब थी। तो मैं 12-1 बजे तक पढ़ कर के और दूसरों के यहाँ मजदूरी करने हम लोग जाया करते थे। कौन सी क्लास वो आपने बताई? 8th क्लास। 8th पास की थी आपने? 8th क्लास मैंने अपना जो है MC वीर स्कूल है, डॉक्टर मानिक चंद जाटा वीर स्कूल है खतरना लोहा मंडी में, वहाँ से मैंने 8th क्लास पास की। और दोपहर में पढ़ने के बाद में हम लोग दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे। जो पैसे मजदूरी करके हमको मिलते थे उस मजदूरी से हमारे घर का गुजर बसर होती थी। उसका कारण ये था क्योंकि हमारे पिताजी का जब कारोबार था तो सब उनको सेठ जी कहते थे और वो कहीं भी अपने लिए काम मांगने जाते थे तो लोग उस समय उनसे कहते थे कह रहा है आप काम करोगे हमारे यहाँ तो आपको 100-200 रुपये की ज़रूरत है तो वैसे ही ले जाओ, पर काम मत करो हमारे यहाँ, और आपका काम करना हमारे लिए उचित नहीं है, भाई आप बड़े कारोबारी रहे हो। सही बात है। तो उस समय आपको कितने रुपए मिल जाते थे? मतलब 12 बजे? मतलब मैं पूरे वीकली काम करता था तो 50 रुपये वीकली, 10 रुपये रोज,
5 से 6 दिन काम करने जाते थे तो 10 रुपये रोज़ के मुझे पर डे मिलते थे। वहाँ से हमने अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ संभाली, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा था, 3 भाई और हैं मेरे, एक बहन थी, तो लिहाजा जिम्मेदारी मेरी ही बनती थी कि भाई अपने परिवार की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी चाहिए। और उस ज़माने में 50 रुपये और 60 रुपये जो वीकली मिलते थे वो काफ़ी थे। घर की चीज़ें, कम से कम भोजन की व्यवस्था तो कर ही लेते थे उस पैसे से। उस समय आपको वो चीज याद है, वो चीज उस समय कितनी सस्ती थी और आज वो दुगनी तिगनी 10 गुना महंगी हो हाँ, बहुत चुकी अच्छे से याद है कि कुछ समय कुछ ऐसा रहा है कि एक एक पल ऐसा रहा है कि शायद आटे के लिए भी हमारे पास पैसे ना हुआ करते थे। तो उस समय 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे किलो आलू आया करते थे। उस आलू को हम 2, 2.5, 3, 4 किलो ले आते थे, उसको उबालते थे, नमक उसमें लगा करके, और फिर हम लोग अपना खा जीवन लेते थे उसे। खा करके सो जाए करते थे। कि काफ़ी बड़ा परिवार था। हमारे दादाजी थे, श्री भगवान दास जी, हमारे पिताजी थे श्री बनारसी दास जी, माता जी थी, 4 भाई बहन हम, एक हमसे बड़े और थे त्रिवेंद्र दयाल जी। ऐसे करके हम बड़ा परिवार था, तो स्थितियाँ ऐसे ही थी, संभाली। तो फिर कभी आपने उस समय पे ये नहीं सोचा कि हम मतलब मेहनत क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टूट जाते, बिखर जाते हैं, मांग के खा लेंगे, क्यों परिवार बना रहे हैं, मेहनत वाला बल कैसे आया? ना, ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे जो ब्लड में था व्यापार, हम लोगों ने व्यापार किया, परिस्थितियां जैसी भी रहीं, और ब्लड में व्यापारी तो थे ही, क्योंकि पिताजी ने किया, दादाजी ने किया, तो एक विजन साफ था। और क्योंकि हम लोगों ने जितने भी महापुरुष रहे हैं और जितने भी उम्रदराज लोग रहे हैं, उन्होंने एक साफ संदेश दुनिया में दिया है, और वो संदेश दिया है कि जिसने मेहनत की है और जो मेहनत करता है वो समय ज़रूर लगेगा पर तरक्की करेगा ज़रूर। तरक्की करेगा। ये विज़न हमारे दिमाग में पहले से था। और जब भी मैं किसी के यहाँ काम मजदूरी करने जाता था तो उसको बड़ी मेहनत और लागत से हम काम करते थे उसके यहाँ, और जो भी मालिक हुआ करते थे वो धीमे धीमे करके, या कह लो एक अच्छी भाषा के, वो आशिक हो जाते थे हमारे। और आशिक इस लेवल पे हो जाते थे कि अगर हम एक दिन भी छुट्टी कर लें तो वो लोग ज़बरदस्ती बुलाते थे कि नहीं नहीं नहीं, काम तो तुम्हें हमारे यहाँ करना है, और आप मेहनती आदमी हो और मेहनत करने में पीछे नहीं हो। कभी भी जीवन में हमने अपनी मजदूरी तय नहीं की, पहले काम किया, जो उसने दे दिया वो हमने रख लिया, अपने काम पे भरोसा रखा कि यार करेंगे तो देगा तो जरूर अगर कर रहे हैं तो। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप जिनके यहाँ काम करने जाते थे उस समय पे, तो आज भी उनमें से कोई व्यक्ति हो और आप उनके पास जाते हो, गाड़ी वाड़ी एक्सयूवी दंदनाती, भाई मैं आ गया सर, पहले क्या स्थिति थी और आज ये स्थिति है? ऐसा नहीं है, आज भी वो लोग हैं। जब मैं सबसे पहले जिनके यहाँ मेहनत करने गया था अपने बड़े भाई साहब के साथ, तो इंदर जी हैं, और जगदीशपुरा 12 फुट की गली में उनका जूते का कारोबार था, अब तो नहीं है बेचारों का। उनके यहाँ मैं मेहनत करने गया था, तो जब मैंने पहले वीक उनके यहाँ जब काम किया था तो उन्होंने पहले वीक में ही ये शब्द बोले थे, आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, कि ये लड़का बड़ा होकर बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि ये मेहनत बहुत कर रहा है। क्योंकि एक हफ्ते में मैंने देखा है, हमारे कारखाने कहते थे, छोटे छोटे कारखाने थे, कि हमारे कारखाने में और भी लड़के हैं, पर इसमें जो लालसा है काम करने की वो और बच्चों में नहीं है। तो वो आज भी आते हैं, हमारे पिताजी के मित्र भी हैं, आना जाना है, तो वो कहते हैं पिताजी से कि भाई साहब मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का बड़ा होकर मेहनत करके ये तरक्की करेगा, और आज वो कर दिया। आज आपको लगता होगा। तो उस समय का दौर होगा आपके पास, मैं समझ सकता हूँ, शायद साइकिल भी नहीं होगी ना, साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। साइकिल की अगर आपने बात छेड़ी है तो मैं बताने देता हूँ। साइकिल जब मैंने खरीदी थी अपने जीवन की, तो उस समय एक फैक्ट्री हुआ करती थी अरतौनी में, आज भी है, अमर कत्था के नाम से, अमर शूज के नाम से, अमर शूज के नाम से वो फैक्ट्री आज भी है। वहाँ लोग आज भी काम करते हैं। उसमें हमारे मामा जी के बेटे थे राजेंद्र सिंह जी, वो उस समय उसको प्रोडक्शन मैनेजर थे, और वो देखते थे उस फैक्ट्री को। तो उन्होंने देखा कि ये, क्योंकि वो नगलाइता के रहने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि ये होशियार तो है, काम करने वाला है, और ये इसको क्या करना है। तो उन्होंने कही कि तू रिलेशन में, हमारी मम्मी उनकी बुआ लगती हैं, नगलाइता मेरी ननियाल है, तो उन्होंने कहा बुआ ये फालतू घूमता रहता है, काम करता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसे मेरे साथ भेज दे अमर शूज में। तो वो मुझे अपने साथ अमर शूज में ले गए काम के लिए। तो उन्होंने मेरे उस समय 60 रुपये पर डे, एवं 1800 रुपये महीने एज ए हेल्पर उस फैक्ट्री में उन्होंने मुझे लगाया। 1800 रुपये महीने? वो मेरी सबसे बड़ी कमाई अचीवमेंट थी। 60 रुपये रोज। 60 रुपये रोज? हाँ, उन्होंने मुझे लगाया। तो मैंने
उस समय महानगर बस चलती थी, तो यहाँ से 1 रुपये में यहाँ से टिफ़िन लेके मैं बोदला चौराहे तक पैदल, और बोदला चौराहे से सिकंदरा 1 रुपये में, और 1 रुपये किराया दे के अर्थौनी फैक्ट्री में जाया करता था। ऐसे ही करके शेड्यूल था, क्योंकि मेरी आदत थी पैसा ज़्यादा कमाना था मेहनत से, तो हमने वो ओवर टाइम ज़्यादा करता, तो कभी कभी बस भी नहीं मिलती थी, तो जो साथी वर्कर हुआ करते थे उनके साथ में बैठ के आया करता था सिकंदरा से बोदला, बोदला से अपने घर। ये मेरा शेड्यूल था। फिर एक बार सोचा कि क्यों ना एक साइकिल हम खरीद रहे हैं, आप तो कमा रहे हैं 1800 महीने तो तनख्वाह साइकिल हो गई है। खरीद ली जाए, और साइकिल हम खरीद लेंगे तो जो आना जाना वो सुगम हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी ने, आप जैसे व्यक्ति ने मुझे एक सेकेंड हैंड साइकिल बताई 260 रुपये की। 260 रुपए की साइकिल थी पुरानी, और वो मैंने उसे 260 रुपये दे के साइकिल ले ली। साइकिल पहले ही दिन मैंने चलाई, और दूसरे दिन उसका जो हैंडल का कॉलम था वो टूट गया। दूसरे दिन ही टूट गया, बड़ा दुख हुआ होगा। बड़ा दुख हुआ, पर कोई बात नहीं। साइकिल मिस्त्री थे अपना मुन्ना लाल जी यहीं, अच्छा, जो आज भी है? आज भी हैं। मैं मुन्ना लाल जी के पास गया, मुन्ना लाल जी से मैंने कही, भाई साहब मेरी साइकिल मैंने बड़ी मुश्किल से मेहनत से खरीदी है, और मुझे फैक्ट्री जाना था, तो संडे वाले दिन मैंने उनको दिया, तो उन्होंने उसका कॉलम वॉलम कम से कम पैसे लगा के उन्होंने रिपेयर करके मुझे दे दी, जिससे मैंने सालों, करीब 1 से 1.5 साल मैंने उस फैक्ट्री में काम किया, उस साइकिल से आना जाना रहा। फिर 1 से 1.5 साल बाद एक साइकिल हीरो रेंजर और पर्पल कलर की साइकिल मैंने अपनी खरीदी। उस समय वो 1280 रुपये की साइकिल आई थी। 1280 रुपये की, मतलब कहने का मतलब ये है कि करीब पौन महीने की कमाई से साइकिल में लेके आया था। फिर मैं उससे आया जाया करता था, और काफ़ी समय मैंने 7 साल उस फैक्ट्री में नौकरी की, और धीमे धीमे करके एज ए हेल्पर से मैंने मशीनें चलाना सीख लिया। मशीनें चलाने से हर महीने मेरी तरक्की होती रही। धीमे धीमे करके वहाँ जो एसोसिएशन थी वर्करों की, उसका लीडर हो गया। अच्छा, वो लोग मेरी बात मानने लगे, और तनख्वाह भी मेरी ठीक हो गई थी। 150 से 200 रुपये रोज मुझे उस समय मिलने लगी। 600 रुपये, मतलब 6000 रुपये, 1000 रुपये महीने मेरी कमाई होने लगी थी। और वहाँ वर्कर जितने थे, करीब 500 से भी ज़्यादा वर्कर थे। उन लोगों में मेरा तालमेल अच्छा था, वो लोग भी मेरी बात मानते थे, और कभी भी कोई ऐसी बात होती थी फैक्ट्री के हित में ना हो, फैक्ट्री के हित में हो, तो उसमें हमारी सलाह जरूर काम आती थी। जब आप पहली बार साइकिल लेके घर पहुंचे थे, तो आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था, मम्मी पापा का? बाकायदा पापा जी साथ गए थे साइकिल अच्छा, दिलवाने साथ मुझे। गए थे। तो हम दोनों जने साइकिल मैं चला के लेके आया, पापा जी मेरे साथ बैठ करके आए थे। तो हमारे यहाँ बाकायदा विधि विधान से उस साइकिल का पूजन, कलाया माला पहना के पूजन किया गया था, और उस साइकिल से हमने अपने जीवन की पहली 2 पहिया वाहन खरीदा था। नया जी, अच्छा, नया, बिल्कुल, जिसको आज भी हम मेंटेन रखे हुए हैं। आज भी कोई भी हम वाहन खरीदते हैं तो वो नए ही खरीदते हैं, सेकंड हैंड नहीं खरीदते। अच्छा, कोई भी खरीदेंगे नया ही नए ही खरीदते हैं। उस समय अड़ोसी पड़ोसियों की क्या स्थिति रही होगी कि इनका बच्चा कैसे, मतलब आगे बढ़ रहा है, गलत काम करके बढ़ रहा है, सही काम करके बढ़ रहा है? जिस तरीके का माहौल नगलाजीता का था, उस नगलाजीता के माहौल में आज भी थोड़ा बहुत सुधार आया है। पर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस समय के जो बच्चे हमारे साथ काम करते थे, वो लोग भी शौक करते थे, हर प्रकार का शौक वो करते थे, आज भी करते हैं। हम उन्हीं के साथ पले बड़े, उन्हीं के साथ हम लोग उठे बैठे, पर हमने अपने पास जीवन में शौक को कभी नहीं आने दिया। इवन हम लोग कबीरपंथी हैं, तो मांस, अंडा, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस तेज का हमारे यहाँ परहेज रहा है। परिवारों में पीछे से ही हमें विरासत में मिला है शाकाहारी जीवन। तो हमने अपने आप को उन लोगों के साथ रखते हुए भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा कि हमने अपना जीवन पद्धति नहीं बदली, अपने आप को शौक से दूर रखा, और सिर्फ एक ध्येय रखा कि काम करेंगे तो काम का पैसा हमारे परिवार में आएगा, और जो मेहनत का पैसा जब परिवार में जाता है तो परिवार हमेशा तरक्की करता ही करता है। आप साम दाम दंड भेद का पैसा अगर कमा भी लाएंगे, तो आपको एक कहानी के माध्यम से समझा देता हूँ कि जब भगवान बुद्ध अंगुलीमाल डाकू से मिले, तो अंगुलीमाल का ये कृत्य था कि जो लोग भी उस रास्ते से निकलते थे वो उनको लूट लेता था, और उनकी उंगलियां काट के अपने गर्दन में फंसा लिया करता था। सही बात है, बिल्कुल। तो ये हमने कक्षा 4 में पाठ पढ़ा था
ये हमारे जहन में था कि कभी भी जीवन की कोई गलत कमाई अपने परिवार अपने इस्तेमाल नहीं करनी है, अपनी मेहनत का पैसा इस्तेमाल करना है, और वो परिवार ज़रूर तरक्की करता है और मेहनत का पैसा हमेशा बरकत करता ही करता है। ये उद्देश्य आज भी हमारा है। और तो वो जब उससे पूछा गया, भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि अंगुलीमाल, तुम ये कृत्य करते हो, ये बेहद गंदा और अच्छा नहीं है, लोगों की हत्या आप करते हो, लोगों को लूटते हो, तो ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कही कि नहीं, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, या तो आपके पास जो है वो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आज आपकी हत्या कर दूंगा, आपकी उंगलियां काट के अपनी गर्दन में माला बना के पहनूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मेरी हत्या कर देना, पर मेरे सवाल का पहले एक जवाब दो। बोले क्या? कि जो तुम जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया अंगुलीमाल ने कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तुम अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तो एक काम करो, मैं यहाँ बैठा हूँ और जब तक आप नहीं आओगे मैं आपको वचन देता हूँ, यहाँ से जाऊँगा नहीं। आप एक बार पूछ के आइए कि जितना जो पाप आप कर रहे हो, इस पाप की जिम्मेदारी क्या आपके परिवार में कोई लेगा? क्या वो इसके हिस्सेदार हैं? तो उसको कुछ बात समझ में आई, एक संत महात्मा इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो वो भागा भागा गया अपने परिवार में, अपनी बीवी बच्चों से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस पाप के भोगी आप हो, आप ही जानो, आपकी जिम्मेदारी है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो उसने गया, मायूस हो गया भगवान बुद्ध से अपने विचार उसने रखे। तो उन्होंने फिर क्यों इस तरीके के कृत्य कर रहे हो, जब आपका परिवार ही आपका इसमें सहयोगी नहीं है, इस काम में किसके लिए कर रहे हो इस काम को? तो उसी दिन से वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गए। तो ये बात मेरी जहन में आज भी है कि मेहनत की कमाई आपके काम आएगी, दंड फंद चाल फर्क की कमाई कभी जीवन में काम नहीं आएगी। आज नहीं तो कल वो कोई ना कोई रास्ता बना लेगी और वो निकल जाएगी। सही बात है। तो अब आपको कैसा लगता है, एक समय पे आपके पास साइकिल नहीं थी और आज आपके पास, मैं समझता हूँ शायद 2 या 3 कार हैं इस समय पे? नहीं, इस समय 2 गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ियाँ हैं, क्रेटा है, एक्सयूवी है। क्रेटा और एक्सयूवी है। तो अब आपको कैसा महसूस होता है? महसूस बहुत अच्छा होता है। समाज में जो सम्मान मिलता है उसकी भी अलग एक बात होती है, क्योंकि जब आप एक स्वच्छ छवि के साथ समाज में काम करते हो तो आपको स्वाभाविक सी बात, समाज सम्मान हमेशा देता है और देता रहेगा। क्योंकि समाज को कोई लालच नहीं है आपसे, समाज को सिर्फ एक ये लालच है कि भाई आप अगर सक्षम हो तो समय आने पे आप कंधे से कंधा मिला के अपने आस पड़ोस का, अपने गली मोहल्ले बस्ती का, अपने लोगों का मदद करोगे। आज आपने वो वाली बात सिद्ध कर दी, जैसे मोदी जी चाय बेचने के बाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसी एक गरीब परिवार से निकलने वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र का पार्षद भी बन सकता है। नहीं, देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका जीवन काल हर एक उस व्यक्ति के लिए सीख है जिसने अपने आप के और अपने परिवार का निर्माण किया है और संघ में स्थापित किया है। देखिए, समाज में स्थापित करना कोई हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो जीवन काटा है वो अलग ही बात है। उनके साथ आप ये समझ लीजिए वो प्रेरणा है पूरी दुनिया के लिए। और मैं तो आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से यही कहूँगा कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। महापुरुषों ने हमेशा त्याग किया है और त्याग के माध्यम से ही अपने आप का निर्माण किया है। जो त्याग करता है वो निर्माण करता ही करता है। सही। आप वार्ड 37 से पार्षद हैं, आपकी क्षेत्रीय जनता ये कहती है कि आप दलित होने के बाद भी आपने बहुजन समाज पार्टी को नहीं चुना, बीजेपी में जाके कूद गए। नहीं, ऐसा नहीं था। जब मैंने अपना होश संभाले थे तो उस समय बसपा का गिराव था और प्रदेश में सरकारें थी और बहुत लोग थे जो बसपा से जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं जाटव होने के नाते या दलित होने के नाते उस समय मान्यवर काशीराम साहब से मैं प्रेरित रहा हूँ। मान्यवर काशीराम साहब ने राजनीति की जीवन की शुरुआत एक जोड़ी कपड़े से की थी और आज भी अगर आप उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि राजनीति और समाज सेवा के लिए पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लोगों का ध्येय होना चाहिए काम करने का। और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने के बाद में प्रदेश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री अपनी पार्टी से बना दी। तो उस समय जब वोट का दौर हुआ करता था तो हमारे परिवार के लोग भी वोट बहुजन समाज पार्टी को किया करते थे। और आज की स्थिति ये है कि मैं बहुजन समाज पार्टी में कभी पदाधिकारी नहीं रहा, पर हाँ,
समर्थक रहा बहुजन समाज पार्टी का। और मुझे आज भी याद है कि मुझे राजनीतिक जो कह लीजिए राजनीति करने की जो प्रेरणा मिली थी, तो उस समय डॉक्टर मुन्नालाल भारती जी आज भी हैं हमारे नगलाइता में, जो मेरे मौसा ही लगते हैं। उन्होंने मुझे जाटम महापंचायत और भीमनगरी केंद्र समिति से जोड़ा था। तो उस समय से मुझे 2009 की बात कर रहा हूँ, 2009 में उस समय शासन भी बहुजन समाज पार्टी का था और मुझे समाज सेवा करने का वो एक जुनून सा हुआ। और उसका कारण भी ये बता देता हूँ, उस समय एक जूता मंडी बनी थी पचकुइयाँ पे, आज भी आज भी प्रशिक्षण केंद्र के नाम से एडीए ने बनाया था। उस मंडी में मैंने अपनी दुकान बुक कराई थी। तो उस दुकान की जो कीमत थी अत्यधिक थी। उस समय हम लोगों को जैसे बताया गया था कि भाई इसकी कीमत कम रहेगी, ये खास करके जूता व्यवसाय के लिए बनाई जा रही है। पर पता नहीं क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, धांधली हुई, क्या हुआ समझ में नहीं आया। उस दुकान की कीमत बहुत अधिक हो गई जो हमारी पहुंच से बाहर थी। तो उसकी पैरवी के लिए उस समय एडीए सचिव हुआ करते थे उदय राम जी और माननीय विधायक थे गोटियालाल दुबे जी। हम 5 लोग थे, मैं, सतीश चंद जी, मुकेश पिप्पल जी, ध्रुव कुमार जी और हरीश कुमार जी और मुन्नालाल जी, 6 लोग हम गोटियालाल जी के पास गए अपनी समस्या को लेकर कि हमारी हैसियत नहीं है इस दुकान को पे करने की, तो कैसे भी करके आप हमारी मदद करो। और वो समय था रात के 8:30 बजे। तो उन्होंने कहा जब उनके हम आवास पर पहुँचे कि हाँ भाई तुम जितने लोग आए हो, अगर मैं तुम्हें एडीए के सचिव के पास भेजूं तो चले जाओगे इसी समय। तो मैंने किया आपका आदेश है, और क्योंकि दुकानें हमारी थी तो दुकानों की कीमत अगर कम हो जाए तो उसकी पैरवी हम लोग कर रहे थे। और जहाँ हमको जाना चाहिए था वहाँ जा भी रहे थे हम लोग। जो भी जैसे आपने बताया कि फलाने नेता वहाँ चले जाइए वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि शासन बहुजन समाज पार्टी का था, तो उसमें हम लोगों को जाना था इन्हीं मंत्री और विधायकों के पास। तो गोटियालाल जी ने उस समय, माननीय गोटियालाल जी ने उस समय विधायक जी को उनको उदय राम जी को फ़ोन किया, जो उस समय सेक्रेटरी थे एडीए आवास विकास प्राधिकरण के। तो रात को हम उनके गए, उन्होंने कहा कि मैं एडीए आ रहा हूँ, आप लोग वहाँ आइए। तो एडीए हम गए, हमने अपनी बात रखी। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये बड़ा मसला है और इसमें हमारे हाथ में इतनी चीज़ें नहीं है कि हम लोग पैसे कम कर सकें, क्योंकि 268 काउंटर हैं, 268 दुकानें थी उसमें, और एक दुकान की कीमत 8 लाख 9 लाख। अच्छा, हमने एक पॉइंट पकड़ रखा था एडीए से बाई मिस्टेक, एक दुकान जिसका एरिया बड़ा था उसकी कीमत कम कर दी और जिसका एरिया छोटा था उसकी कीमत ज़्यादा कर दी। अब ये पॉइंट हम बार बार उनके सामने रखे हैं, उदय राम जी समझने को तैयार नहीं। उदय राम जी कह रहे बात तो यार तुम्हारी ठीक है भाई, हम तो पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, पर हमारा एक थंब रूल है, ज़्यादा सामान देंगे तो ज़्यादा पैसा, कम सामान देंगे तो कम पैसे। तो उनके ये बात समझ में, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, पर एक काम कर सकते हैं। उस समय कमिश्नर थे, मंडलायुक्त थे सुदीम एम बोड़बोड़े, मुझे आज भी याद है। और 14 जनवरी की बात थी, सुबह 15 जनवरी माननीय बहन जी का जन्मदिन था। तो उन्होंने कहा यार मैं कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाता हूँ, अगर फ़ोन उठ जाता है, उनसे समय मिल जाता तो आप अभी चलिए। तो उनको फ़ोन लगाया, फ़ोन उठ गया। कमिश्नर साहब ने कहा ठीक है आप लोग कमिश्नर ही आ जाइए। तो 6 लोग हम और उदय राम जी और उस समय जिलाधिकारी थे अमृत अभिजात, उनको भी उन्होंने बुला लिया कमिश्नर साहब ने। भाई साहब हम लोग रात कोहरा पड़ रहा था भयंकर, बहुत ठंडी थी 14 जनवरी को। हम रात को 12 बजे तक उनका इंतजार करते रहे कमिश्नर के ऑफिस में। 12:30 1 बज गए, हम लोगों के फ़ोन भी बंद हो गए, बातचीत बंद हो गई, बैटरियाँ ख़त्म हो गई और हम बैठे रहे। रात को सुधीर कमिश्नर साहब आए। कमिश्नर साहब ने हम लोगों से देखा, भाई जब बड़े बड़े जिलाधिकारी उदय राम जो बड़े अधिकारी थे वो खड़े थे तो हम भी खड़े ही रहे। कमिश्नर साहब आए, उन्होंने अपने सेंट्रल कुर्सी खींची और खींच के बैठ गए। तो उन्होंने एक शब्द जो कहा था कि भाई तुम ये बताओ खाली कुर्सी देख के खड़े रहते हो, तो इतना उनका कहना, हमने कुर्सी खींची और बैठ गए, बाकी और अधिकारी खड़े रहे। मुझे ही बोलने का मौका मिला सौभाग्य से। तो मैंने अपनी बात को रखा कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे है। तो मैं ये बात तो ठीक कह रहा है यार, ये लड़का बात तो ठीक कह रहा है। कमिश्नर साहब ने
उसका एस्टीमेट दोबारा से बनाने की गई। तो एस्टीमेट बनाने के बाद में जब सुबह लिस्ट लगी तो प्रत्येक दुकान पर 2 लाख से 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक कम हो चुके थे। कम हो चुके थे। उस कार्य को करने के बाद में हम लोगों को उन लोगों ने बुलाया, सम्मान किया, पगड़ी पहनाई, गली मोहल्लों में बुलाया गया जिन जिन लोगों की दुकान थी। उस समय से ये मेरे को समाज सेवा और राजनीति का चस्का लग गया। जो सम्मान जो दिया गया था वो बिल्कुल अलग पल था मेरे लिए, कि उस समय उम्र भी हम लोगों की ज़्यादा नहीं थी। वो अलग पल था कि मैंने समाज सेवा करने से, लोगों का भला करने से सम्मान तो बहुत मिलता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अभी मोदी सरकार ने दलितों के हित में क्या क्या कार्य किया है? देखिए, मोदी सरकार ने 2016 में एक नेशनल NSIC के थ्रू एक SC/ST हब की स्थापना की थी अगस्त 2016 में। और उसकी स्थापना का उद्देश्य था माननीय मोदी जी का कि जितने भी SC/ST व्यापारी हैं उन सब को व्यापार में मदद के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिया। उसमें सारी स्कीमों, जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है और टेंडर पार्टिसिपेट के लिए भी उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, टेंडर पार्टिसिपेट भी कराया जाता है। तो एक बड़ी योजना मेरे नज़र में वो सबसे बड़ी थी और मोदी सरकार ने उस डिपार्टमेंट को बना के कहीं ना कहीं जितने भी दलित व्यापारी थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, उनके उद्धार के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, बड़ा कदम उठाया है। मैं माननीय मोदी जी की बहुत बहुत प्रशंसा, सराहना करता हूँ। और ये एक बड़ा कदम था जिसके माध्यम से लोगों ने एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, काफ़ी सारे लोग मेरी जानकारी में जिनका व्यापार काफ़ी बड़े स्केल पर पहुँचा है उसी डिपार्टमेंट के बिहाफ पर। जब आप पहली बार पार्षद बने थे तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी? देखिए, जब मैं पहली बार पार्षद बना था तो मेरे पास जो चुनौती थी वो ये थी कि वार्ड की स्थिति जो थी, खास करके नगला ईता की, अच्छी नहीं थी। और आपने देखा ही होगा कि रोडों की व्यवस्था बड़ी ख़राब थी, टाइल्स के रोड थे। तो क्योंकि उसी समय एक सीवर का कार्य पूरे ज़िले में हुआ था, तो सीवर की वजह से वो सारे रोड खुद गए थे और अस्त व्यस्त पड़े थे। लोगों को चलने में भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो जब मैं पार्षद बना तो पार्षद बनने के बाद में मैं अपने, जिनका आशीर्वाद मुझे चाहिए था, उनके पास पहुंचा और अपनी बात मैंने रखी। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था। वो हमारे संघ के विभाग प्रचारक थे, आनंद जी भाई साहब। उन्होंने मुझसे पूछा कि गजन जी, आप चुनाव जीत गए। उसी दिन मैं चुनाव जीता था, 13 तारीख को परिणाम आया। उसी दिन शाम को मैं गया था भाई साहब से मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अब पार्षद बनने के बाद में आपका उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, आप ऐसा क्या करना चाहते हो जो लोगों को अलग से एक दिखे। तो मैंने उनसे उस समय कहा था कि भाई साहब, मैं अपने वार्ड में एक गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, या पैसे के अभाव में, या माँ बाप की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वो पढ़ा सकें या पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे। तो उनके लिए मैं एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट से लेकर 12 तक की उसमें सारी किताबें मैं रखूँगा और उसमें बाकायदा सारा अच्छा सिस्टम रहेगा और मैं एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। तो नहीं, ये तो अच्छा काम है। और उन्होंने कहा, गजेंद्र, अगर ये तुमने लाइब्रेरी बना दी तो ये लोगों के लिए एक सीख रहेगी। तो ये मेरा मेन था कि मुझे लाइब्रेरी बनाने का एक मौका मिला माननीय महापौर जी के आशीर्वाद से। वो आज लाइब्रेरी संचालित है, उसमें करीब 150 बच्चे अभी पढ़ते हैं। कहाँ पर है लाइब्रेरी? ये नगला ईता में एक ज़मीन थी, पंचायती ज़मीन थी, और वो पंचायती दर्ज थी 1972 से। तो उसका मैंने असेसमेंट निकलवाया। उस ज़मीनों को कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा, अनधिकृत कब्जा कर रखा था, खाली कराया, कुछ विवाद भी हुए हमारे। और आज वो काफ़ी बड़ा हॉल, उसमें किचन, लैट्रिन, बाथरूम, काफ़ी बड़ा हॉल वो बना है नगर निगम के माध्यम से, माननीय महापौर जी के आशीर्वाद से। आज वो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। सीवर का कार्य आपने कैसे संभाला अपने क्षेत्र में? सीवर का कार्य, देखिए, जितने भी जब स्मार्ट बस्ती योजना के तहत मेरे वार्ड को माननीय महापौर जी के द्वारा लिया गया तो उसमें ज़्यादातर रोडें मेरे बन गए थे
और सीवर का कार्य हो चुका था उस समय जब मैं पार्षद बना था, क्योंकि रोड खुदे पड़े थे, सीवर की लाइन डल चुकी थी, वो हमसे पहले डल चुकी थी माननीय नवीन जैन जी के शासनकाल में। तो उस समय जो परिस्थितियाँ थी, मेन उद्देश्य था, लोग वागों ने मुझे आज भी कुछ गलियाँ हैं जिनका निर्माण कार्य मैं शुरू करा रहा हूँ और वो गलियाँ बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। और अपने वार्ड को सच में मैं स्मार्ट वार्ड बनाने में माननीय महापौर जी का बार बार धन्यवाद कहता हूँ, बोलता हूँ, और नगरायुक्त अंकित जी खंडेलवाल जी का, जिन्होंने स्मार्ट वार्ड के तहत मेरे वार्ड को चुना। आज मेरे वार्ड में लगभग 70 से 80% काम कंप्लीट हो गए। कुछ गलियां रह गई हैं, उनके टेंडर प्रक्रिया चल रही है, वो काम चल रहे हैं, वो भी अपनी पार्षदी जाने से पहले कंप्लीट करा दूंगा। और लोग मेरे पास आते हैं अपनी समस्या लेके, तो मुझसे कहते हैं कि पार्षद जी मेरे पार्क बनवा दो। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपका रास्ता बनवाऊँगा, पार्क का उद्देश्य बाद का है। पार्क इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी हमारे लिए रास्ते हैं। तो अभी कुछ जो रोड रह गए हैं, जो गलियाँ रह गई हैं, वो बनवा दूंगा। कुछ पार्क बने भी हैं, कुछ पार्क रह गए हैं, वो भी शेष हैं, बन जाएंगे। ऐसा मुझे माननीय महापौर जी का आश्वासन है कि स्मार्ट वार्ड स्मार्ट बस्ती रहेगा। नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि जब टेंडर डलता है तो पार्षद कॉन्ट्रैक्टर के साथ में सेटिंग कर लेते हैं, कमीशन खा जाते हैं 10%, 8%, 7%। ये मिथ्या है, ये झूठ है, और 200% झूठ है। 100% नहीं, 200% झूठ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरे टेंडर खुले थे तो मुझे पता ही नहीं था किस ठेकेदार ने मेरे टेंडर लिए हैं। मेरी बस्ती के जो काम होने थे मोहल्ले वार्ड के, तो उन्हीं लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि पार्षद जी आपका जो फलाना टेंडर मैंने उठाया, फलाना टेंडर मैंने उठाया है, आप हमें वो एरिया दिखवा दीजिए। तब मुझे जाके पता चला कि ये ठेकेदार है। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था किसी के बारे में कुछ भी, और आज भी मुझे नहीं पता। जब हम लोग अपनी काम की बात करते हैं तो हम नगर आयुक्त महोदय तक फाइल को सबमिट करने के बाद में टेंडर प्रक्रिया उनकी अपनी है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। उसमें ये कोई कहता ना, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्षद, आगरा में 100 पार्षद है, कोई भी पार्षद किसी की मिली भगत नहीं है। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कह देता हूँ। हाँ, कुछ पार्षद हो सकते हैं, उनके कुछ दोस्त यार रिश्तेदार ठेकेदारी करते हो तो वो लोगों के संपर्क हो सकते हैं, पर इस तरीके का माहौल फिर भी नहीं है कि उसकी मदद करते हैं ठेकेदार की, कुछ नहीं है। वो एक ऑनलाइन प्रक्रिया, एक सरकारी प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के तहत काम होता है और वैसे ही होता है। नहीं, कुछ तथ्यों में ये भी देखा गया है कि बुजुर्ग परेशान रहते हैं कि पार्षद जी को वोट चाहिए था, तब वो घर घर आ रहे थे, वोट दो, अब हमारा काम नहीं करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज 3 वर्ष मुझे होने जा रहे हैं। कोशिश रही होगी मेरी कि जो भी काम के लिए व्यक्ति आया है उनका काम 100% करने की कोशिश रही है, और उसमें मैं सफल भी रहा हूँ, काम भी हुए हैं लोगों के। पर कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि कुछ चीज़ हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होती हैं, तो वहाँ हम असमर्थ हो जाते हैं, तो लोग इस चीज़ों को बोलते हैं। पर उनकी अपनी, ठीक है, उनकी शिकायत होना लाजमी है। भाई उन्होंने वोट तो दिया, अब क्योंकि पार्षद ही एक ऐसा माध्यम है राजनीति में जो क्षेत्रीय जनता के बीच रहता है, और बहुत आसान होता है पार्षद से अपनी बात को कहना, अपने काम की कहना। क्योंकि क्षेत्र का अगर पार्षद अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए जनता विधायक जी के यहाँ जाएगी, जनता सांसद जी के यहाँ जाएगी, जनता जिलाधिकारी के यहाँ जाएगी, और कहीं ना कहीं अपने काम के लिए वो हर उस दरवाजे तक जाएंगे जहाँ जाना चाहिए काम के लिए। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जितना भी लोग हमारे यहाँ आए वो कम से कम हमारे यहाँ से काम उनका हो जाए। अगर हमसे नहीं होती तो सक्षम अधिकारी हैं वो, या हमारे माननीय सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उनके माध्यम से उन्होंने, जब हम उनसे अपनी बात कहते हैं तो तुरंत उसका संज्ञान लेके उस काम को करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सांसद जी का, अपने विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारा सहयोग कंधे से कंधा मिला करके करते हैं। जैसे संगठन में भी आपने देखा है, संगठन के भी जो लोग होते हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो मैंने संगठन में काम किया, और संगठन में जो लोग काम करते हैं उनका माध्यम रहता है कि भाई जो भी पीड़ित व्यक्ति उसकी मदद करनी चाहिए। तो अब ये पार्षदी के दौर में, राजनीति के दौर में, बिजनेस के दौर में, आप आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे? देखिए, भविष्य की जानकारी मेरे को नहीं है। मैं संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और संगठन का कार्यकर्ता अपना काम करता है। आगे जाना पीछे जाना वो निर्भर करता है उसके कार्य के ऊपर। जो लोग
संगठन के काम से अपने को पीछे रखते हैं, या मैं ये कह लूँ संगठन के काम करने में असमर्थता जताते हैं, वो लोग कहीं नहीं जाते, वो लोग वहीं राजनीति में रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं संगठन को, अपने बड़े लोगों को वो कोसने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप संगठन का काम करते रहिए और चरिवीति जो हमारे विचार परिवार की एक लाइन है, उस लाइन के माध्यम से आप काम करते रहिए, तो सब आपके हाथ में है। आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। और आप संगठन में अगर अपना सहयोग नहीं दे रहे, काम नहीं कर रहे, तो आप ठीक है, आप बड़े नेता बन सकते हैं, पर बिना संगठन के सब जीरो है। सब जीरो है। नहीं, अब आपकी जो जीवन काल की कहानी सुनने के बाद लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि मोदी जी चाय बेच के कैसे प्रधानमंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी से भी ये प्रेरित होंगे कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, साइकिल भी नहीं थी, और साइकिल ली भी थी पुरानी, उसका हैंडल भी टूट गया था, और वो आज इतने बड़े पद में अपने क्षेत्र में है और सारी चीज़ों का आनंद उठा पा रहे हैं। कूड़े को लेकर बहुत समस्या हो रही है क्षेत्र में, लोग कूड़ा सही जगह पर नहीं फेंक रहे हैं, जबकि डस्टबिन अपनी जगह पर बना दिए हैं, कूड़े वाली गाड़ी भी बना दी है ले जाने वाली, फिर भी ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, खास करके आगरा जनमानस को। आगरा नगर निगम क्षेत्र में जितने भी गली मोहल्ले बस्तियाँ आती हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ और आग्रह भी आपसे कर रहा हूँ कि जितना भी कचरा और कूड़ा जो निकलता है घर में, उसको आप किसी भी माध्यम से एक डस्टबिन में उसे सहेज के रखिए। और जब भी स्वच्छता कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ आएँ तो वो कूड़ा इधर उधर फेंकने की जगह पे वो कूड़ा आप गाड़ियों में दीजिए और उसका सही तरीके से निस्तारण काम करने का वो काम करते हैं। अगर आप लोग अपने शहर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, और जो एक बीड़ा देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी ने उठा रखा है स्वच्छता का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ सभी लोगों से, और कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, जल का संरक्षण कीजिए, वृक्ष लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए। और कोई भी घर में मांगलिक कार्यक्रम हो तो एक वृक्ष उस मांगलिक कार्यक्रम में आप जरूर लगाइए, अपने बुजुर्गों के नाम से, अपने दोस्त यारों के नाम से, कैसे भी करके पर्यावरण का हमें बहुत ध्यान रखना है। और कचरा का सही तरीके से निस्तारण के लिए आप कचरे का अपने यहाँ संरक्षण कीजिए और इधर उधर ना फेंक करके उस सही प्लेटफॉर्म पर उसको दीजिए। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत परेशानी आती है तो आप तुरंत नगर निगम हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके यहाँ तुरंत उस सूचना पर कार्रवाई की जाएगी। और फिर मैं पुनः देता हूँ, आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है। ऐतिहासिक नगरी बनाने के लिए हम लोगों को अपना 100% सहयोग देना पड़ेगा। किसी भी स्तर से भी, कैसे भी कचरे से अगर हमको निजात दिलानी है। आज शहर के अंदर कई टनों कचरा निकलता है जिसका हम लोग निस्तारण कर रहे हैं नगर निगम के माध्यम से। तो मैं आप जनता को जागरूक करता हूँ, आपकी ही जागरूकता हम लोगों को इस कचरे से निजात दिलाएगी, स्वच्छ वातावरण बनाएगी। और दूसरा, जब स्वच्छ वातावरण हमारे क्षेत्र मोहल्ले बस्ती गली मोहल्लों में होगा तो हम लोगों को स्वस्थता में अच्छा लगेगा, बीमारी से बचने का समझ लीजिए बीमारियां नहीं होंगी, और आपकी जो मेहनत की गाड़ी कमाई है वो आपके जेब में रहेगी। नहीं तो ये सारी परेशानी आपको घेर लेंगी और बीमारियों में आपका पैसा जाएगा जो आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है। पुनः आपसे अपील करता हूँ, कचरे का संरक्षण कीजिए, संरक्षण करने के बाद में गाड़ी को आप दीजिए। पुनः आपसे यही अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपके जीवन की कहानी को सुनने के बाद, और लोग प्रेरित भी होंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मोदी जी ने चाय बेचते हुए अपने आप को प्रधानमंत्री पद पर घोषित करा, और आपके पास साइकिल ना होने के बावजूद आज की स्थिति में आप पार्षद हैं और कई सारे गाड़ी घोड़े आपके पास में उपलब्ध हैं। अब विदा लेते हैं आपसे, नए पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय।